वालेकुम स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर के अंदर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो है वो सेकंड कैटेगरी अल्कीन्स को आज जो है वो हम डिस्कस करेंगे। और अल्कीन में जो पहला हमारा कंपाउंड है वो हमारे पास है इथीन का। अब हमने जो है वो इसकी स्ट्रक्चर को डिस्कस करना है, तो सबसे पहले हम इसका जो है वो फार्मूला देख लेते हैं। तो इसमें देखें, आपको नज़र आ रहा है कि हमारे पास जो है वो 4 हाइड्रोजन है और 2 कार्बन है, और जो है इसके अंदर एक डबल बॉन्ड एग्जिस्ट करती है। ठीक है, अब ये मैंने आपको शुरू की वीडियो के अंदर बताया था कि जब भी आपके पास जो है डबल बॉन्ड अगर एग्जिस्ट करती है तो इसका मतलब ये है कि इस कंपाउंड के अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन है वो हमारे पास जो है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन इसके अंदर मौजूद है। और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आपको पता है 1s2 2s2 और 2p2। ठीक है, ये हमारे पास जो है ये हमारे पास इसकी ग्राउंड स्टेट है। ठीक है, ये मैंने आपको पहले बता दिया था। और इसके अंदर से जो है वो एक हमारे पास ये अब एक्साइटेड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जम करके जाएगा। तो जब जम करके जाएगा तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन वैलेंस सेल की बनेगी, वैलेंस सेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हमारी ये बन जाएगी। ठीक है, अच्छा, अब किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर बॉन्डिंग के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन हिस्सा लेते हैं वो वैलेंस सेल का हिस्सा लेते हैं। अब देखें, ये एक S है और यहाँ पर 3 P है। ठीक है, अब स्टूडेंट को आमतौर पर ये कन्फ्यूजन होती है कि कब जो है वो sp3 होगी, कब जो वो sp होगी, कब sp2 होगी। तो इसकी सिंपल सी पहचान है, जब कभी आपको किसी कंपाउंड के अंदर डबल बॉन्ड नज़र आए तो कार्बन के ख़ास तौर पर उसके अंदर आप फ़ौरन समझ जाएं कि इसके अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन है वो आपके पास जो है वो sp2 है। और sp2 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब ये है कि इसके अंदर जो है वो एक S और 2 P जो होंगे वो आपके पास क्या होंगे, कंबाइन होंगे। ठीक है, अब इसमें जो सबसे अहम चीज़ है समझने की वो ये है कि एक होता है हाइब्रिडाइज और एक होता है अनहाइब्रिडाइज। जैसे मिसाल के तौर पर हम इसको सपोज़ कर लेते हैं कि हमारे पास एक 7 अप है और आपके पास जो है वो 3 पेप्सीज जो है वो मौजूद हैं। अच्छा, अब हम ये करते हैं कि हम जो है वो चारों को मिक्स नहीं करते, हम जो है वो सिर्फ इन 2 को मिक्स कर देते हैं, 3 को मिक्स कर देते हैं। ठीक है, अब जब हमने इन तीनों को मिक्स किया, ठीक है, जब हमने इन तीनों को मिक्स किया तो हमारे पास जो गिनी कंटेनर लिया, उन कंटेनर में तीनों को डाला। अब जब दोबारा आप फिल करेंगे तो टोटल जो बॉटल्स आएंगी, 3 मिक्स की थी तो आपके पास 3 ही बॉटल आएंगी। अब ये जो बॉटल्स है ना, ये हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, हाइब्रिडाइज बॉटल है। हाइब्रिडाइज मीन्स कि इनके अंदर जो है वो एक हिस्सा जायका जो है वो 7 अप का होगा और 2 हिस्से जायके जो होंगे वो आपके पास किसके होंगे, पेप्सी के होंगे। और ये हमारे पास क्या होगा, अनहाइब्रिडाइज होगी। ठीक है, तो स्टूडेंट बिल्कुल इसी तरह से इसके अंदर हमारे पास एक S है। ठीक है, और जो हमारे पास 3 P हैं, एक PX है, एक PY है और एक PZ है। तो इस तरह करके मैंने इसको लिख दिया। ठीक है, ये थोड़ा मैंने टेढ़ा कर दिया इसको, तो ये Y बनाते हैं। अच्छा, अब इसमें जो है वो इसको दोबारा बना देता हूँ। ये हमारे पास जो है वो S है, ये PX है, ठीक है, ये PY है और ये PZ है। ठीक है, ये इस तरह है। अब देखें, जब मिक्सिंग होगी ना, मिक्सिंग, तो मिक्सिंग में देखें हमारे पास जो है वो ये एक S और 2 P कंबाइन होंगे। और इन 2 P कंबाइन होने में हमारे पास जो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल आएंगे वो टोटल 3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल आएंगे, पहला, दूसरा और तीसरा। और ये जो ऑर्बिटल है, ठीक है, ये आपके पास अनहाइब्रिडाइज है। इसको मैं बिल्कुल इस तरह करके ड्रॉ कर देता हूँ, यानी कि हमारे पास अनहाइब्रिडाइज है। ठीक है, ये PZ जो है हमारे पास अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। अच्छा, अब जब भी आपके पास 3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हैं तो आपको पता है जो 3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होते हैं उनकी जो अरेंजमेंट होती है वो ट्रायगोनल होती है। ठीक है, ट्रायगोनल मीन्स इस तरह की अरेंजमेंट होती है कि आपके पास ये 3 ऑर्बिटल हैं, यानी ये 3 है, ये पहला है, ये दूसरा है और ये तीसरा। ये ट्रायगोनल फॉर्म में आपके पास मौजूद है, यानी ये 3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हैं। ये जो अरेंज होंगे वो आपके पास इस तरह से जैसे पंखे के 3 पर होते हैं, इस तरह करके ये जो है वो आपको अरेंजमेंट हुई भी नज़र आएगी। ठीक है, ये तो आपके हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल की अरेंजमेंट हो। और अगर इसी तरह से अगर टेट्राहेड्रल होती है तो टेट्राहेड्रल में पता है कि भाई ये थोड़े से जैसे पंखे के पर थोड़े से नीचे हो जाते हैं। ठीक है, और ये ऊपर सबसे ऊपर ये बिल्कुल सीधा है,
ठीक है, थोड़े से बड़े हो गए हैं। तो ये आपके पास इसकी टेट्राहेड्रल है। अच्छा, अब सबसे पहला जो सवाल आता है वो ये आता है कि ये जो हमारे पास हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स हैं, ये तो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल तो आपके हो गए बिल्कुल तीनों के तीनों ट्राइगोनल फॉर्म में आ गए। अब ये जो अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है ये कहाँ जाएगा? तो इस अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल के बारे में याद है कि जो अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होता है वो इनके बिल्कुल परपेंडिकुलर होता है। यानी ये आपको नज़र आ रहा है, ये आपको ये है और ये आपका बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये ट्राइगोनल फॉर्म में और ये परपेंडिकुलर। अब इसकी मैं डायग्राम ड्रॉ करके बताता हूँ आपको। देखें, सबसे पहली चीज़ देखें, ये जो आपके पास है ये अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल ये रहा, इसको हम कह देंगे ये अनहाइब्रिडाइज, जो बिल्कुल परपेंडिकुलर है 90 डिग्री पर है, ये आ गया। सही है। और बाकी जो आपके पास है तीन, ये तीन इस तरह करके, ये एक यहाँ पर आ गया, ये एक यहाँ पर आ गया और एक जो है वहाँ पर यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो अभी जो मैंने आपको डायग्राम ड्रॉ करके बताई थी, इस डायग्राम में भी देख लेते हैं हम। इसको मैं थोड़ा यहाँ से ऐसे करके बताता हूँ आपको कि भाई ये तीन है, ये तीन है। ठीक है, ये तो ट्राइगोनल फॉर्म में आके अरेंज हो गए। ठीक है, बाकी जो रह गए वो क्या रह गए? बाकी कौन सा रह गया? एक। तो वो जो अनहाइब्रिडाइज है वो इनके परपेंडिकुलर है बिल्कुल, यानी बिल्कुल ये तीन पंखे के पर है। ठीक है, और ऊपर और नीचे, यानी बिल्कुल एक डंडा ऊपर जा रहा है और एक डंडा जैसे पंखे के नीचे आता है वो, तो ये आपके पास बिल्कुल इस तरह बन जाएगी, एक डंडा ऊपर एक नीचे, तो ये आपके पास परपेंडिकुलर बन जाएगा। तो यहाँ से जो बात समझ में आई वो क्या समझ में आई कि आपके पास जो तीन हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हैं ये तो आपके पंखे के पर की तरह है, और बाकी जो आपके पास अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है वो अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल जो है वो इन तीनों ऑर्बिटल्स के क्या है? परपेंडिकुलर है। अब यहाँ पर देखें, टोटल जो हमारे पास बॉन्ड्स हैं वो कार्बन है, वो हमारे पास 2 कार्बन है। ठीक है, तो एक कार्बन हमने यहाँ बना दिया। ठीक है, और ये आपके पास अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, 2 कार्बन है, 2 का बता। अच्छा, अब जो तीन है, अब तीन में देखें, ये एक ये रहा, एक ये रहा और एक आपका ये रहा। ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। ठीक है, अब इसके बाद देखें कि ये जो ओवरलैपिंग है, ये जो ओवरलैपिंग है आपकी, ये आपकी हेड टू हेड है, तो ये सिग्मा बॉन्ड होगी। यहाँ पर एक हाइड्रोजन आके ओवरलैप करेगा एस के साथ, एक हाइड्रोजन यहाँ पर आके ओवरलैप करेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पर आके ओवरलैप करेगा और एक हाइड्रोजन आपका यहाँ पर आके ओवरलैप करेगा। तो इन तमाम ओवरलैपिंग में जो है वो आपके पास सिग्मा बॉन्ड्स बनेंगे। ठीक है, अब बाकी रह गए, अब यह आपने पढ़ा था कि जब भी हेड टू हेड हो, यानी पी ऑर्बिटल का हेड है और एस ऑर्बिटल का हेड है, अगर वो आपस में ओवरलैप कर रहे हैं तो जो बॉन्ड बननी है वो सिग्मा बॉन्ड बननी है। ठीक है, और ये हेड, अब साइड बाय साइड ओवरलैपिंग ऐसी होती है, ये आपके पास है, ये साइड बाय साइड, यानी इसका ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा परपेंडिकुलर जब भी होगी तो उसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास है। तो ये जो पी जेड आपका पास ऑर्बिटल था, ये और ये जब ओवरलैप करेंगे तो ये आपके पास बना लेंगे पाई बॉन्ड। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर है आपके पास इथीन की, और इसमें आपको नज़र आ रहा है कि आपके पास जो हर कार्बन है, ईच कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज, और 3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में से जो एक कार्बन है, एक ऑर्बिटल है वो दूसरे कार्बन के साथ ओवरलैप कर रहा है, 2 जो है वो हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप कर रहे हैं, और जो आपके पास अनहाइब्रिडाइज पी जेड ऑर्बिटल है वो आपके पास जो है वो परपेंडिकुलर आपके पास क्या कर रहे हैं? ओवरलैप कर रहे हैं। अब इसके बारे में हम जो है वो ज़रा लिख लेते हैं कि क्या है। अब इसमें जो सबसे पहली चीज़ है वो ये है कि आपके पास जो इथीन मॉलिक्यूल है, तो इथीन मॉलिक्यूल, अब स्टूडेंट इसमें देखें कि हर इथीन का तो पता ही है, इथीन मॉलिक्यूल इज़ कंपोज ऑफ 2 कार्बन एंड 4 हाइड्रोजन एटम, और इथीन इज़ नोन टू बी कोप्लेनर। अब कोप्लेनर समझ लेना है, कोप्लेनर का मतलब ये है कि इसके अंदर जितने भी एटम हैं वो एक ही प्लेन के अंदर हैं। अब एक ही प्लेन का मतलब ये है कि देखें, जैसे मिसाल के तौर पर आपके पास जो है वो ये आपके पास इस तरह मॉलिक्यूल है, ये आपके पास 2 हाइड्रोजन यहाँ पर है, ये मैंने आपको बता दिया कि यहाँ 2 हाइड्रोजन है, और इस तरह करके, और 2 हाइड्रोजन यहाँ पर है इस तरह करके। ठीक है, अब प्लेन का मतलब ये है कि कोई एटम ऐसा नहीं है कि जो नीचे है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये वाला, ये दोनों एटम तो यहाँ पर हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो एटम अटैच है वो नीचे मौजूद है। ठीक है, तो एक होता है एक्स एक्सिस, एक होता है वाई एक्सिस, एक होता है जेड एक्सिस। तो इसमें प्लेन जो है वो 2 डायमेंशन प्लेन है, जैसे बुक है, अब बुक आप रख लें, जैसे मिसाल लीजिए पेपर आपको लगा हुआ नज़र आ रहा है, तो ये इसका हो गया प्लेन। ठीक है,
अब यहाँ पर ये एक आपके पास ये आ गया और ये यहाँ पर आ गया, ठीक है। दूसरा आपके पास हाइड्रोजन यहाँ आ गया और ये हाइड्रोजन यहाँ पर आ गया, ठीक है। ये आपके बन गए सारे के सारे एक ही प्लेन में, यानी इस डायमेंशन में। अब ऐसा नहीं है कि ये ऐसे था और एक तो नीचे जा रहा है, एक तो नीचे पड़ा हुआ है और एक बिल्कुल सीधा है, ठीक है। ये ऐसे नहीं है, यूँ नहीं है, सारे के सारे एक ही आपको प्लेन में जो है वो रखे हुए नज़र आ रहे हैं। तो उम्मीद है कि ये को प्लेनर आपको समझ में आ गया होगा। कि अब CH4 में क्या था, CH4 में ये था कि भाई सारे के सारे एक कार्बन ऊपर था, सॉरी एक कार्बन था, हाइड्रोजन ऊपर था और बाकी 3 नीचे थे, ठीक है। तो एक ऊपर चला गया और 3 नीचे चले गए। अब जो पंखे के पर हैं वो तीनों जो हैं वो सेम प्लेन में हैं, एक ही प्लेन में, लेकिन जो डंडा है वो दूसरे प्लेन में, वो वाई एक्सिस के ऊपर चला गया है, ठीक है। तो ये हमारे पास कहलाता है कि हम कहते हैं कि ये जो हमारे पास मॉलिक्यूल है ये आपके पास को प्लेनर है, ठीक है। अच्छा, इसमें जो तीसरी चीज़ है कि ईच कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज, आपके पास जो ईच कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज, ये अभी हम पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है। अब इसमें देख लें हर कार्बन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज है, ठीक है, कंटेनिंग 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, जो भी हम पढ़ के आए टोटल जो हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं वो sp2 हैं और एक जो है वो आपके पास अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, ठीक है। अच्छा, ये जो आपके पास 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, ठीक है। अब इसमें देखें कि जो आपके पास 3 sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हैं, ये आपके पास जो अरेंज है वो आपके ट्रायगोनल फैशन में अरेंज है। ट्रायगोनल फैशन का मतलब मैंने बता दिया, जैसे आपके पास 3 जो है वो आपके पर हैं पंखे के, तो उन 3 पर में जो है वो ये आपके पास जो है वो अरेंज है। जबकि ये pz ऑर्बिटल है, ठीक है, वाइल pz ऑर्बिटल ये आपके पास जो है ये आपका जो है इस परपेंडिकुलर टू यानी परपेंडिकुलर में 90 डिग्री पर है, परपेंडिकुलर टू दीज sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, इनके जो है वो आपके पास परपेंडिकुलर है। इसका ये मैंने अभी आपको बताया था, दोबारा बताया था कि ये 3 आपके पास जो है वो इस तरह हैं 120 डिग्री के साथ, ठीक है। और ये जो हाइब्रिड है ये इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर है, अगर आप देखें तो ये बिल्कुल ये, अब ये जिस तरह से ये ऊपर है इसी तरह से ये नीचे भी है। जैसे ये बिल्कुल पूरा पैन है ना, तो ये आधा अगर आप इसमें ड्रॉ करेंगे तो आधा पैन ऊपर रह जाएगा, आधा नीचे चला जाएगा। तो ये आपके पास है कि ये अब इन pz ऑर्बिटल का जो आपके पास एंगल है वो परपेंडिकुलर है कि ये 90 डिग्री के ऊपर आपके पास क्या है मौजूद है, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अच्छा, अब इसमें देख लें डबल बॉन्ड कंसिस्ट ऑफ अ सिग्मा बॉन्ड। अब वो जो मैंने आपको बताई थी कि ये जो आपके पास ओवरलैपिंग हुई है, तो इस ओवरलैपिंग में जो आपको चीज़ नज़र आ रही है वो क्या नज़र आ रही है, एक सिग्मा बॉन्ड है और एक आपके पास डबल बॉन्ड है। तो जब भी डबल बॉन्ड होती है तो उस डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होती है कि ये आपके पास एंड टू एंड यानी हेड टू हेड ओवरलैपिंग हुई है, और ये आपके पास जो है वो साइड बाय साइड ओवरलैपिंग हुई है। तो इसमें जो चीज़ है वो ये है कि डबल बॉन्ड कंसिस्ट ऑफ सिग्मा बॉन्ड फॉर्म एंड ऑन एंड ओवरलैप ऑफ sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ 2 कार्बन, यानी 2 कार्बन है, 2 कार्बन के जो sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल थे उनमें से जो है वो एक एक जो है वो ओवरलैप हो गया सिग्मा बॉन्ड, और पाई बॉन्ड जो है वो आपको साइड बाय साइड जो ओवरलैपिंग हुई है 2pz ऑर्बिटल की, तो उस वजह से जो है वो आपके पास जो है वो ये आपके पास जो है वो सिग्मा पाई बॉन्ड जो है वो बन चुकी है। क्वेश्चन ये आमतौर पर ऑल्टरनेट इथीन और इथाइन का जो है ये ऑल्टरनेट आता है, तो 4 मार्क्स का होता है। ये मैंने लिखवा दिया, डायग्राम भी आपको ड्रॉ करवा दिया, बहुत आसान सा है। तो इसमें जो चीज़ें हैं वो हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, ठीक है। एक जो अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है वो परपेंडिकुलर है, उसकी जो अब ओवरलैपिंग होती है तो वो जो है वो आपका पाई बॉन्ड बना लेता है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं इसकी प्रिपरेशन की तरफ कि इथीन की जो प्रिपरेशन है उसमें जो है वो क्या जो है वो हम इस्तेमाल करेंगे। तो अब हमारे पास है, अब स्टूडेंट इसमें देखें हमने जो है वो इथीन की प्रिपरेशन करनी है, ठीक है,
और अब याद रखें, अगर आप कोई भी चीज़ घर में भी बनाते हैं तो घर में बनाने के लिए भी अगर आपने ये रेसिपी अगर बनानी है, मालूम करनी है, तो आपको जो है कोई चीज़ बनानी है तो उसके लिए आपको पता है कि रिएक्टेंट्स क्या होने चाहिए। तो इनमें सबसे पहले याद करेंगे हम, जब भी ये प्रिपरेशन आए, चाहे वो इथेन की हो, चाहे इथीन की हो, चाहे वो मीथेन की हो, तो रिएजेंट्स जो है ना, वो रिएजेंट्स तो आपने याद करने होते हैं कि इन इन चीज़ों के ज़रिए हमें ये प्रोडक्ट मिलती है। जैसे हमने मीथेन को बनाया था, तो हमने जो है वो, अब ये समझने की चीज़ नहीं है कि हम मीथेन को जो है बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, ये याद करने की चीज़ है। और जो समझने की चीज़ है वो उसकी स्ट्रक्चर है कि इसमें जो है वो कितनी बॉन्ड्स आएंगी, बॉन्ड का स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे। तो याद रखें, जब भी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रिपरेशंस करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्रिपरेशन में आपको रिएजेंट्स जो हैं वो याद करने होंगे, ठीक है। तो अब मैं आपसे पूछूं कि अगर आपके पास जो है वो मीथेन बनाना है, तो मीथेन बनाने के लिए कौन कौन से रिएजेंट यूज़ होते हैं, तो आप फ़ौरन आप जहन में आ जाएगा कि भाई मीथेन बनाने के लिए तो बहुत सारे रिएजेंट हम यूज़ कर सकते हैं। हम जो है वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को भी यूज़ कर सकते हैं, हम जो है वो मिथाइल आयोडाइड को भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं इथेन का पूछ लूँ तो इथेन में भी यही बताएंगे, ठीक है। तो ये आपको जो है रिएजेंट्स जो है वो याद करना है, ठीक है। अब जो हेडिंग है वो मैं हेडिंग ज़रा आपको बता देता हूँ। तो इसमें सबसे पहले याद रखें कि इसमें जो इथीन के बनाने के लिए हम जो रिएजेंट यूज़ करते हैं वो रिएजेंट होता है अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। अब इथाइल अल्कोहल से तो आप बनाते हैं, अब ये तो पता लग गया इथाइल अल्कोहल। तो अब इथाइल अल्कोहल में जो प्रोसेस हो रहा है वो कौन सा प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, ये अब हमने समझ लेना है। तो पहली चीज़ तो ये है कि हम एथेनॉल मैंने लिख दिया, इसको हम इथाइल अल्कोहल भी लिख सकते हैं और अल्कोहल भी लिख सकते हैं, बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल या एथेनॉल। तो पहली चीज़ तो आपके ध्यान में बैठ गई कि भाई इथीन बनाने के लिए हमें एथेनॉल चाहिए, ठीक है। अब इसके जो बनाने का तरीका है वो क्या है, वो है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या है, डी का मतलब होता है रिमूवल और हाइड्रेशन का मतलब होता है वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो क्या होगा कि जब आप एथेनॉल को यूज़ करेंगे तो एथेनॉल को यूज़ करने के लिए आपको जो प्रोसेस होगा वो डिहाइड्रेशन का होगा। अब एथेनॉल लिख लेते हैं। एथेनॉल में पता है आपको दो कार्बन होते हैं, दो ये आ गया, दो ये हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन आ गया, ये हाइड्रोजन आ गया, ये हाइड्रोजन आ गया, ये हाइड्रोजन हो गया और OH हो गया। तो इस इक्वेशन से जो पहली चीज़ आपको ध्यान में बताना है, अल्कोहल तो यूज़ करेंगे और अल्कोहल में से क्या रिमूव होगा, डिहाइड्रेशन में डिहाइड्रेट हो गया, वाटर रिमूव हो गया बॉडी से। तो एथेनॉल में से वाटर जो होगा वो रिमूव होगा। अब सबसे पहला सवाल आएगा वाटर कैसे रिमूव होगा। तो सबसे पहली चीज़ याद रखें कि वाटर में से ए कार्बन जो है, ए कार्बन का OH निकलेगा यहाँ से, ठीक है। और जो दूसरा कार्बन है उसका एक हाइड्रोजन, वो हाइड्रोजन कोई सा भी निकल सकता है, ये निकालना है, ये निकालना है, ये निकाल। तो डिहाइड्रेशन में क्या होगा अल्कोहल की, कि एक जो होगा वो OH निकल जाएगा और एक जो होगा वो आपके पास हाइड्रोजन होगा। तो ये हमारे पास कहलाती है डिहाइड्रेशन। अब सबसे पहले देखेंगे, अगर आपने जो है वो कहीं आपने ट्रैवल करना है तो आपको ट्रैवल एजेंट के पास जाना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आपने जो है वो कोई घर बनाना है तो आपको जो है घर ख़रीदना है, स्टेट एजेंट के पास जाना पड़ेगा। तो अब हमने क्या करना है, इथेनॉल की डिहाइड्रेशन करनी है, यानी वाटर को रिमूव करना है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट चाहिए, एक ऐसा एजेंट चाहिए होता है जो क्या कर सके, वाटर को रिमूव कर रहे हैं। तो याद रखें कि हमारे पास जो है डिहाइड्रेटिंग एजेंट जो होता है वो सल्फ्यूरिक एसिड होता है, H2SO4, और इसका जो टेम्परेचर होता है वो 170 सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। तो एथेनॉल की इथीन की प्रिपरेशन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, अल्कोहल यूज़ करते हैं और अल्कोहल की डिहाइड्रेशन करवाते हैं, यानी अल्कोहल में से हम वाटर को रिमूव करवाते हैं। अब वाटर को रिमूव करने के लिए कोई ना कोई एजेंट जो चाहिए। तो अब इसी तरह से ज़्यादा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर मुख्तलिफ एजेंट्स हैं, उनका काम है, ठीक है। जो अभी जो सल्फ्यूरिक एसिड है इसका जो काम होता है वो ये होता है कि ये आमतौर पर जो है वो वाटर को रिमूव करवा देता है। अब रिमूव कैसे कहलाता है, अब दो कार्बन है, एक में से दो OH निकल जाएगा और एक में से जो होगा वो हाइड्रोजन निकल जाएगा। तो ये आपको बन जाएगा यहाँ पर H2O वाटर, ठीक है। अब बाकी देखें, ये कार्बन है, ये कार्बन है और ये हाइड्रोजन है, ये आपके पास एज इट इज़ आ गया है, ठीक है। अब आपको पता है जब भी आपके पास कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है,
तो इस वैलेंसी में जैसे ही हाइड्रोजन निकला, यहाँ वैलेंसी खाली हुई, तो जो कार्बन है तो ये आपस में इस वैलेंसी को डबल बॉन्ड बना के जो है वो प्रिपेयर कर लेंगे, और ये हमारे पास जो होगा वो इथीन जो होगा वो प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, और ये वाली जो प्रिपरेशन है बहुत ज़्यादा आपको पेपर में जो होगी वो नज़र आएगी। तो इसका सवाल ये होता है प्रिपेयर इथीन बाय एथानॉल, या प्रिपरेशन ऑफ इथीन बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। तो ये स्टूडेंट ये बहुत ही सिंपल सी थी, तो मैंने आपको इसके अंदर करवा दी। अच्छा, इसके अंदर होता ये है कि अब हमारे पास और बहुत सारे भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट होते हैं। ठीक है, अब देखिए कभी अगर आपको जो है वो इक्वेशन कंप्लीट करने के लिए आ जाए, ठीक है, तो इसमें अब आपको जहन में बैठ चुका होगा कि इसमें याद करने वाली कोई चीज़ नहीं है। अल्कोहल है, मौजूद है, सल्फ्यूरिक एसिड डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, इसका काम क्या है, वाटर को रिमूव करना, वो वाटर निकालेगा तो वो इथीन में क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह करके जितनी भी इक्वेशन है वो सारे के सारे आपने इसी तरह से याद करनी है। अच्छा, अब इसमें जो है वो एजेंट्स बहुत सारे होते हैं। अब इसमें से जो एक एजेंट है, डिहाइड्रेशन एजेंट है, वो हमारे पास जो है वो एल्युमिनियम ऑक्साइड भी है, Al2O3, वो भी आपके पास क्या है, एक जो है वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। इनका काम क्या है, ये वाटर को रिमूव कर देते हैं। जहाँ आपको ये नज़र आ जाए तो आप फ़ौरन समझ जाएं इन्होंने जो है वो वाटर को क्या करना है, रिमूव करना है। तो अब इसकी भी प्रोडक्ट आप बता सकते हैं जब आपको पता लग गया Al2 जो है वो आपके पास जो है वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। तो एक जो है वो यहाँ से आएगा और एक जो हाइड्रोजन यहाँ से आएगा, तो ये आपके पास डबल बॉन्ड आ जाएगी, ये आपके पास हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाएगा और ये आ जाएगा, और ये आपके पास जो है वो वाटर आ जाएगा। तो स्टूडेंट अब देखें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इक्वेशन को कंप्लीट करना कभी भी आप याद नहीं कर सकते। आपके जहन में छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो बता दी मैंने आपको, वो जहन में अगर रहेंगी तो आपके लिए जो है वो आसानी से जो है वो आपको ये कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए, अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसी तरह समझना चाहते हैं तो इसके लिए बेटा ज़रूरी है कि वीडियोस को रेगुलर देखें। आप अगर जो है वो ऐसे देखेंगे, आज देख ली और कल नहीं देखी और परसों ही देखी, तो फिर आपके जहन में जो है ना वो एक फ्रीक्वेंसी नहीं आएगी, एक आपका जो है वो टेम्पो नहीं बनेगा और चीज़ें लिंक नहीं होंगी। वीडियो को एक दफ़ा देखें, 2 दफ़ा देखें, तीसरी दफ़ा देखें, तो जहन में आपके रिपीटेशन से वो चीज़ें बैठना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, अब देखिए, ये जो फॉस्फोरिक एसिड है ये भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। ठीक है, तो ये कुछ डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स के नेम है वो आपने याद कर लेने। अब इसका काम भी यही है, ये जो है वो आपका जो है वो डबल बॉन्ड बना लेगा, ये H आ जाएगा, ये H आ जाएगा। अब इससे मत कन्फ्यूज होएगा कि मैंने ऊपर जो है हाइड्रोजन सीधे रख दिए तो नीचे, तो वो तो मर्ज़ी है, मैंने आपको बता दिया है, स्ट्रक्चर तो बनाना नहीं है। एंगल 120 डिग्री का होता है, तो यहाँ आमतौर पर मैंने यहाँ पर बता दिया। तो अब देखें, इससे आपको 3 इक्वेशन जो है वो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं इथीन की प्रिपरेशन में। ठीक है, ये हमारा जो है वो एक हमने तरीका जो पढ़ लिया। ठीक है, अब इसके बाद हम इसके दूसरे तरीके, ये अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो पहला तरीका क्या है, बाय द डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। और अब जो दूसरा मेथड हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं डिहाइड्रो हैलोजिनेशन ऑफ इथाइल क्लोराइड। डिहाइड्रो हैलोजिनेशन ऑफ इथाइल क्लोराइड। अब यहाँ पर देखें, जो सबसे पहली चीज़ है वो ये है कि जो है डिहाइड्रो हैलोजिनेशन, एक तो उसमें से हाइड्रोजन भी रिमूव होगा, ठीक है, और हैलोजन, और उसमें से एक हैलोजन भी रिमूव होगा। ठीक है, और डिहाइड्रोजी हैलोजिनेशन ऑफ इथाइल क्लोराइड। अब सबसे पहले आपको जो है मैंने बताया, इथाइल एथ का मतलब 2, ये 2 आ गए। ठीक है, और ये आ गया यहाँ पर आ गया, ये आ गया। अब जिस तरह से हाइड्रेशन द डिहाइड्रेशन वाले एजेंट है, इसी तरह डिहाइड्रो हैलोजिनेशन भी हमारे पास जो है वो रिएजेंट होते हैं, और इसके अंदर जो है वो हम आमतौर पर जो है वो अल्कोहलिक, यानी एक होता है एक्वस, एक होता है अल्कोहलिक। ठीक है, ये SN1 SN2 में मैं आपको बताऊंगा। अल्कोहलिक KOH हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। ठीक है, अब ये जो रिएजेंट है ना KOH, ये आपका डिहाइड्रो हैलोजिनेशन एजेंट है। ये क्या करता है, हाइड्रोजन को और हैलोजन को कंपाउंड में से रिमूव करवा देता है। ठीक है, जब कभी आपको ये नज़र आ जाए तो आप फ़ौरन समझ जाएं। कैसे सम निकालता है वो बताता हूँ आपको। अब देखिए, ये पोटेशियम पॉजिटिव है और ये आपके पास नेगेटिव है, तो इसमें से क्या करता है, पोटेशियम इस Cl को निकालता है, तो ये तो बना लेता है KCl। ठीक है,
और ये जो OH है, अब जिस तरह से पहले था कि एक एटम एक से निकलेगा तो दूसरा एटम दूसरे कार्बन से निकलेगा, तो हेलोजन तो यहाँ से निकल गया, लेकिन जो हाइड्रोजन निकलेगा वो दूसरे से निकलेगा। और ये हम नहीं, अब वो कोई सा भी निकाल दें, ये निकाल दें, ये निकाल दें, ऐसा नहीं होगा ये भी निकल रहा है यहाँ भी निकल रहा है, तो कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं होगी। तो Cl निकाल लिया और H निकाल लिया, तो ये OH और H से मिल गए, तो ये बना लेगा आपका वाटर। अब देखें वही कंडीशन बन गई कि यहाँ आ गया और वो जो वैकेंसी आपकी फिल हुई है, तो ये आपके पास जो है वो डबल बॉन्ड आपका बना लेगा। तो अब देखें ये दूसरा तरीका है जिसके ज़रिए आप आसानी से क्या प्रिपेयर कर सकते हैं, जो है वो अल्कीन को जो है वो आप प्रिपेयर कर सकते हैं। तो डीहाइड्रोहेलोजन जो है वो आपको समझ में आ गया होगा कि डीहाइड्रोहेलोजिनेशन जो है वो क्या है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद जो है वो हमारे पास नेक्स्ट है डीहेलोजिनेशन। डीहेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड, विसिनल डाइहैलाइड। अभी विसिनल डाइहैलाइड क्या, ये समझ लेते हैं। विसिनल कहते हैं कि अब डाई का मतलब दो हेलोजन है उसके अंदर, और दो हेलोजन ऐसे जो बराबर बराबर वाले कार्बन पर अटैच हो। जैसे मिसाल के तौर पर ये Cl यहाँ पर है और ये विसिनल डाइहैलाइड था ना, तो ये विसिनल डाइहैलाइड बन गया, ये है विसिनल डाइहैलाइड। विसिनल डाइहैलाइड का मतलब क्या है कि पहला का यानी पहला कार्बन पे जो है वो Cl है और बिल्कुल उसके बराबर वाले पे भी Cl है, तो ये हमारा कहलाता है विसिनल डाइहैलाइड। ठीक है, ये आपका विसिनल डाइहैलाइड है। अच्छा, इसके लिए जो हम रिएजेंट आमतौर पर यूज़ करते हैं, वो जो रिएजेंट होता है वो हमारे पास होता है जिंक यूज़ करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एथेनॉल, C2H5OH। ठीक है, ये विसिनल डाइहैलाइड समझ में आ गया। अब जैसे अगर ऐसा कोई कंपाउंड होता है, यूँ होता है, ये 2-3 कार्बन वाला है, एक Cl यहाँ लगा हुआ है, एक Cl यहाँ पे लगा हुआ है, ये भी डाइहैलाइड है, लेकिन ये विसिनल नहीं होगा। क्यों? कंजर्वेटिव नहीं लगा हुआ। हमें विसिनल डाइहैलाइड बनाना है, तो विसिनल डाइहैलाइड चाहिए। तो विसिनल डाइहैलाइड मीन्स कि यहाँ पर जो है वो जो Cl है वो दोनों बराबर कार्बन पर अटैच हो। अब देखें यहाँ पर जिंक है, जिंक आपके पास मेटल है, आपको पता है मेटल जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन देते हैं, और ये जो दोनों Cl आपको नज़र आ रहे हैं, ये दोनों Cl जो हैं वो आपके पास जो है वो दोनों Cl जो हैं वो आपके पास नॉन मेटल्स हैं। तो जिंक इसके साथ मिलके क्या बनाता है, जिंक क्लोराइड बन जाता है, यानी ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। और ये जो हिस्सा आपको नज़र आया, ये हिस्सा निकलता है, तो ये जो वैकेंसी यहाँ पर खाली होती है, तो इस वैकेंसी के खाली होने में आपके पास जो है वो डबल बॉन्ड यहाँ बन जाती है, और डबल बॉन्ड जब बनती है तो आपके पास जो है वो इथीन जो है वो हमारा बन जाता है। तो इसलिए इन तीनों रिएक्शन में आपने देखा कि मैकेनिज्म बिल्कुल सेम है। अल्कोहल होगा तो OH एक कार्बन से, OH एक कार्बन से, और हाइड्रोजन जो है वो दूसरे कार्बन से, और इस प्रोसेस का नाम हमने कहा दिया डिहाइड्रेशन, मीन द रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। अच्छा, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन हो, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन मीन रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हेलोजन। ठीक है, और उसका भी रूल यही है कि एक कार्बन से Cl निकलेगा और दूसरे से हाइड्रोजन निकलेगा। डीहेलोजिनेशन यानी दो हेलोजन हो गए। तो इन सब में जो बुनियादी रूल बना वो यही बना कि भाई दो कार्बन होंगे, ठीक है, ये दो कार्बन है, और एक एटम यहाँ से निकलेगा, एक एटम यहाँ से निकलेगा, और जो है वो आपके पास डबल बॉन्ड है। तो इसको हम एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। देखें इसमें से एलिमेंट्स रिमूव हो रहे हैं, तो ये हमारे पास जितने भी रिएक्शन नज़र आ रही है एलिमिनेशन रिएक्शन है। और एलिमिनेशन रिएक्शन में आमतौर पर क्या होता है कि एलिमिनेशन रिएक्शन में हमारे पास एलिमेंट जो होते हैं वो आमतौर पर क्या होते हैं, इसके अंदर से रिमूव होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो है वो एक मेथड जो है वो रह गया, वो है प्रिपरेशन का बाय द, इसका जो मेथड का तरीका है वो है बाय रिडक्शन ऑफ इथाइन। अब रिडक्शन का मतलब तो पता है आपको, द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, अब देखें इसमें होता ये है कि ये हमारे पास इथाइन है, ये तो सिंपल सा रिएक्शन है, और इसमें हम हाइड्रोजन को इन द प्रेजेंस ऑफ निकल और टेम्परेचर 300 सेंटीग्रेड रखते हैं। अब ये जो हम रिएक्शन करते हैं ये कंट्रोल कंडीशन में रखते हैं। ठीक है,
कंट्रोल कंडीशन का क्या मतलब है वो समझाता हूँ मैं आपको। अब देखिए ये हाइड्रोजन है, इसकी बॉन्ड ब्रेक होगी, ये रिएक्ट करेगा, यहाँ से पहली बॉन्ड ब्रेक होगी, ठीक है, पहली बॉन्ड ब्रेक होगी। जैसे ही ये बॉन्ड ब्रेक होगी तो इस कार्बन की और इस कार्बन की एक वैकेंसी खाली हो जाएगी, सही है, ये एक वैकेंसी खाली हो गई और इस वैकेंसी के ऊपर एक हाइड्रोजन यहाँ पर आके अटैच हो जाएगा और एक हाइड्रोजन यहाँ पर आके अटैच हो जाएगा। अब कंट्रोल कंडीशंस ये होती हैं कि इसके अंदर हम जो है वो कैटलिस्ट जो होता है इसको थोड़ा सा पॉइजन कर देते हैं, इसमें बेरियम सल्फेट डाल देते हैं। वो क्या करता है, वो हाइड्रोजन की सप्लाई को लिमिटेड कर देता है और लिमिटेड करने की वजह से ये होता है कि हमारा जो रिएक्शन है वो यहाँ पर आगे क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। लेकिन अगर हम वो लिमिटेड कंडीशंस नहीं रखेंगे तो ये रिएक्शन यहाँ पर नहीं रुकेगा, फिर आगे ये बॉन्ड टूटेगी और इस बॉन्ड टूटने पे भी एक हाइड्रोजन यहाँ पे लगेगा और एक हाइड्रोजन जो होगा वो यहाँ पर आके लग जाएगा। लेकिन क्योंकि हमने कंडीशन जो है वो लिमिटेड रखी है तो इन लिमिटेड कंडीशंस में जो है वो आपको नज़र आएगा कि आपकी डबल बॉन्ड तक जो है वो रिएक्शन आपका स्टॉप हो गया। तो स्टूडेंट ये यहाँ तक हमारी जो थी वो प्रिपरेशंस थी, ठीक है। अब इसका एक सवाल जो बन सकता है वो तो इक्वेशन को कंप्लीट करने वाला बन सकता है और दूसरा जो सवाल बनता है वो जो है वो प्रिपरेशन को करने वाला बनता है। अब हम जो है वो इसका जो पास्ट पेपर के कुछ क्वेश्चन हैं वो देख लेते हैं किस तरह के सवाल इसमें आए हुए हैं। अब स्टूडेंट इसमें देख लेते हैं हमारे पास जो एक सवाल दिया गया है वो सवाल ये है कि इन फॉलोइंग हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, अभी जो हम पढ़ के आए हाइड्रोजन निकल में, ठीक है। अब देखें इसमें आपको बताया है कि भाई ये रिएक्शन है, एडिशन हुई, बॉन्ड टूटी, एक हाइड्रोजन अभी जो हम पढ़ के आए एक हाइड्रोजन यहाँ टूटा और एक यहाँ पर बॉन्ड टूटी, एक हाइड्रोजन यहाँ आ गया और ये रिएक्शन यहाँ पे रुका नहीं क्योंकि कंट्रोल कंडीशंस नहीं थी। तो डबल ये तो बता दिया उन्होंने, रिएक्शन बता दिया, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ टूटी तो एक हाइड्रोजन यहाँ पर आ गया और एक हाइड्रोजन यहाँ पर आ गया। तो इस पूरे रिएक्शन में आप देखें कि बॉन्ड टूटती है और हाइड्रोजन यहाँ कर अटैच हो जाता है, बॉन्ड टूटती है और हाइड्रोजन यहाँ कर आके जाए। अब इसमें पूछ रहा है कि आप जो है ये बताएं कि हाइब्रिडेशन कहाँ से कहाँ चेंज हो रही है। तो मैंने आपको बताया था जब कभी आपके पास ट्रिपल बॉन्ड होती है तो ट्रिपल बॉन्ड में sp होती है, ठीक है, फिर इसमें sp2 होती है और फिर इसमें sp3 होती है। तो इसमें आपने देख लेना है कौन सी है। अब देखें sp3 तो हो नहीं सकती क्योंकि यहाँ sp3 तो है नहीं, ठीक है, यहाँ शुरू में sp है। तो सबसे पहले तो आप वो ऑप्शन देख लें जिसमें शुरू में sp हो, तो शुरू में sp सिर्फ इसमें ही है, ये sp आ गया। उसके बाद sp2 है, ये पढ़ के आए, और इथेन में हमने पढ़ा था sp3 है, ठीक है। तो आप डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को देखेंगे तो ही फ़ौरन आपको मालूम हो जाएगा कि इसके अंदर जो है वो क्या जो है वो कौन सी बॉन्ड इसके अंदर एग्जिस्ट करती है, ठीक है। ये एक सवाल आया हुआ था। अब देखिए इसके अंदर ये सवाल आगे आए हुए हैं, अभी हमने पढ़े नहीं है इसके सवाल, तो वो अभी हम जब आगे देखेंगे तो वो और आपको समझ में आ जाएंगे। अच्छा इसमें देख लें कि इसमें जो है वो एसिटिलीन, इधर देखें एथिलीन और एसिटिलीन ये दो होती हैं, इथीन और इथाइन की दो होती हैं। तो दोनों में से कोई भी ना एक हर साल जो है वो आराम से दे देते हैं, तो ये आपने इसके अंदर करनी होती है। तो ये जब आएगी तो हम इसको करेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखें 2015 में एक्सप्लेन द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ इथीन, इथीन का जो है वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर जो है वो ड्रॉ करना है। और ये देखें ये एक जो है वो आपको नाम भी दे दिया है इन्होंने, ठीक है, ये भी आपका होमवर्क है, इसका नाम भी आपने लिखना है। ये 2016 में जो है वो एक सवाल आपके पास आया हुआ है, ठीक है। ये सवाल तो हमने कल देख ही लिया था। अच्छा इसके अंदर देखिए एक सवाल हमने पहले ही देखा था, डिस्क्राइब द फ्री रेडिकल मैकेनिज्म ऑफ क्लोरिनेशन ऑफ मीथेन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट गिविंग ऑल इक्वेशन इन्वॉल्व, जितनी भी इक्वेशन इन्वॉल्व है पूरा मैकेनिज्म आपने बता देना है। 4 मार्क्स में ये सवाल आपका पास जो है वो आया हुआ है, ठीक है भाई, ये देख लिखा दिया मैंने आपको कहा। इसके बाद जो है वो हम इसमें देख लेते हैं, इसमें और कोई सवाल है, ये वही कल वाला सवाल है, मिथाइल हाइड्राइड को सोडियम मेटल के साथ हमने ट्रीट किया है, ठीक है। और देखें ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन दिया हुआ है, ठीक है, वो तो भी हम आगे पढ़ेंगे। इथीन ये होता है मैकेनिज्म ऑफ क्लोरिनेशन ऑफ मीथेन द प्रेजेंस ऑफ। अच्छा इसमें इन्होंने एक सवाल दे दिया, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में जो है फ़र्क बताते हैं। सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड पता है, जिसमें सिंगल बॉन्ड होती है वो सैचुरेटेड है, जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होती है वो अनसैचुरेटेड है, ठीक है। अच्छा इसके बाद जो है वो इसमें और देख लेते हैं, इसका कोई सवाल अभी आया है तो वो देख लेते हैं हम, और कोई सवाल हमें इसमें भी नज़र नहीं आ रहा, यहाँ देख लेते हैं। ये सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड है, ठीक है। और अब
अच्छा, अब देखिए जो सवाल आज जो हम पढ़ के आए हैं वही रहा, इथीन बनाना है, इथीन फ्रॉम इथाइल अल्कोहल। तो हेडिंग डाल लेंगे फ़ौरन आप, इथाइल अल्कोहल के प्रिपरेशन का बाय द डिहाइड्रेशन ऑफ एथेनॉल। तो ये इस तरह का सवाल आएगा। तो अब इसकी जो पॉसिबल सवाल बन, एक तो उन्होंने बता दिया कि ये वाला बात, तो अब इसके जो पॉसिबल सवाल बन सकते हैं ना वो यही बन सकते हैं कि वो तो एक तो लिखा दिया प्रिपेयर इथीन, प्रिपेयर इथीन फ्रॉम एथेनॉल, ठीक है। अब इसको मैं दोबारा आपको ये कह रहा हूँ कि आप जो है वीडियो ज़रूर देखें, पहली और दूसरी नॉमेनक्लेचर्स वाली लाजमी देखें ताकि जहन में बैठे। और ये जब समझ में आना शुरू हो जाएगा, ये चैप्टर 7 की प्रिपरेशन आपको समझ में आ गई नहीं, छोटी छोटी सी बिल्कुल बेसिक सी, तो फिर चैप्टर 9, 8 और 9 आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। आप कहेंगे कि ये तो बहुत ही आसान सी चीज़ है और ख़ुद कर लेंगे आप प्रिपरेशन, आपको समझाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। उसके लिए ज़रूरी है कि बेसिक्स आपकी क्लियर हो। तो बेसिक्स के लिए मैंने आपको ये वीडियो दी है, इनको एक नहीं 2 बार देखें, और जब तक देखें जब तक जो है वो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो जाए। देखें जब भी आप कोई चीज़ पहली मर्तबा पढ़ते हैं ना, तो होता ये है कि आपका दिमाग उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता है। जब वही चीज़ रेपिटेशन होती रहती है 2-3, वो फिर आपका एक्सेप्ट कर लेता है, वो ध्यान में बढ़ जाती है, ठीक है। तो इसमें जो है वो आप वीडियो को लाजमी देखें, बार बार देखें और रेगुलर देखें। ऐसा नहीं देखें कि आज देख ली और कल नहीं देख रही। और जब आपकी क्लास का टाइम है, जब क्लास होती है तो उस टाइम आप इसको लाजमी देखें। ये नहीं कि जब वीडियो आएगी तो हम इसको देखेंगे। क्लास का टाइम है और क्लास का टाइम ख़त्म हो और फ़ौरन आप असाइनमेंट जमा करवा दें, तो इससे आपके लिए जो है वो कुछ बेहतरी जो होगी आपके लिए हो जाएगी, ठीक है। प्रिपेयर फिर क्या होगा, इथाइन और सॉरी इथीन फ्रॉम इथाइन, ये मैंने यहीं पे लिख दिया ये वाला, ठीक है। और इथीन फ्रॉम इथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड जो भी हम पढ़ के आए थे। इथीन फ्रॉम, अब विसिनल डाई तो वो उसका जो नाम होता है 112 डाई क्लोरो इथेन, तो ये आपको 112 और इसको हम विसिनल डाई हैलाइड भी कहते हैं। तो ये देखें, अब हमने जो है वो 5 प्रिपरेशंस पहले पढ़ ली थी, ये 4 हमने जो है ये पढ़ ली। अब आप जो है वो अब देखें, आपका जो माइंड है ना उसको आप जैसे ट्रेन करेंगे ना, तो वैसे ही जो है वो आपको जो है उसी तरह का रिज़ल्ट देगा। अब हम इसको समरी बना लेते हैं। हमने मीथेन CH4 की प्रिपरेशन पढ़ी थी, तो अब सबसे पहले देखें CH4 की प्रिपेयर बनाने के लिए कौन कौन से रिएजेंट हमने यूज़ किए थे। पहला रिएजेंट कौन सा था, याद है आपको? तो पहला रिएजेंट जो हमने यूज़ किया था वो हमने इथाइल क्लोराइड यूज़ किया था, इथाइल क्लोराइड को हमने यूज़ किया था। और क्या था, रिडक्शन थी। और एक आपके पास रिडक्शन जो थी वो किसकी थी, कैटालिटिक थी। और एक आपके पास जो थी वो कौन सी थी, नेस्केंट नाइट्रोजन वाली। और दूसरा हमने क्या पढ़ा था, दूसरा हमने जो है वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हमने पढ़ा था, ठीक है। तीसरा हमने डी कार्बोक्सिलेशन, ये कार्बन डाइऑक्साइड उसमें से रिमूव हो रही थी। तो अब देखें ये मेथड आपको जहन में बच गया। तो अब इसी तरह से हमने C2H4 को प्रिपेयर किया था, ये सारे ही मेथड थे, ठीक है। ये था, बस इसमें एक वुड्स रिएक्शन नया आ गया था। तो ये मैंने आपको समरी बना दी, तो ये फ़ौरन ध्यान में रखेंगे, बार बार पढ़ेंगे, ध्यान में बढ़ेगा। अब इथीन में आप देख लें, इथीन में क्या है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल एक मेथड, तो ये जहन में रखें। दूसरा क्या है, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन, एक ये हमने पढ़ा है। और एक क्या हमने डी हेलोजिनेशन, जिसमें से हमने सिर्फ हेलोजन रिमूव किए हैं, तो वो डाई हेलोजन है। और एक जो है वो रिडक्शन ऑफ इथाइन है। तो ये मेथड अपने फिंगर टिप पे रखें। और जब जिस टाइम आप पढ़ रहे हो ना, तो उसे सुनना काफ़ी नहीं होता, सुनते हैं तो वो फ़ौरन आपके ध्यान से निकल जाता है 1-2 घंटे में। जब नोट कर लेते हैं तो ये फिर दिमाग पे नक्श हो जाता है, फिर उसमें आपको फिर दोबारा जो है वो रिवीजन की ज़रूरत नहीं होती, 1-2 पढ़ लें तो ध्यान में बैठ जाएगा। पढ़ते टाइम अपनी जो है ना नोट ज़रूर नोट करेंगे तो जो है वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो क्लास होगी उसके अंदर जो है वो हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो हम इसके अंदर पढ़ेंगे।
ठीक है स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।